Welcome to the online class of philosophy. Today I am going to teach you a new chapter, the theory of Darwin's biological evolution. इंग्लैंड के महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन बचपन में बाइबिल की कहानियाँ पढ़ते हुए बड़े हुए, पर उनकी चिंतन धारा कुछ अलग थी। जीव जंतुओं के अध्ययन में उनकी रुचि थी। उन्होंने HMS बीगल नामक एक जहाज में जीवों के अवलोकन के लिए यात्रा की और पानी के नमूनों का अध्ययन किया, तरह तरह के जीवों का अवलोकन किया। यह यात्रा न केवल इनकी जिंदगी को बदला बल्कि जीव विज्ञान की पूरे इतिहास को बदल दिया। 1831 से 1836 5 सालों तक उन्होंने यात्रा की। बीगल की यात्रा के 20 साल बाद तक कई पौधों और जीवों की प्रजातियों का अध्ययन किया और 1858 में दुनिया के सामने क्रम विकास का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन का प्रजातियों के विकास की नई अवधारणाओं के जनक के रूप में माना जाता है। वे प्राचीन समय से इंसानों और अन्य जीवों में होने वाले विकास को अपने शोध में बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास किया और जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाया। डार्विन का जैविक विकासवाद एक अत्यंत प्रभावशाली वैज्ञानिक सिद्धांत है। अन्य कोई भी जीवशास्त्री चार्ल्स डार्विन की तरह महत्वपूर्ण नहीं हो सके। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने इस सिद्धांत के पक्ष में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए, जो लामार्क जैसे विद्वान विचारक भी नहीं कर पाए। इसलिए जीवशास्त्रीय विकासवाद के नाम से डार्विन के जैविक विकासवाद को ही याद किया जाता है। उनकी 2 प्रमुख पुस्तकें द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एवं दूसरी द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स, उनके विकास सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। यह स्पष्ट है कि डार्विन का विचार पूर्णतः वैज्ञानिक विचार है, क्योंकि यह विश्व को संपूर्णता में समझने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक विशेष क्षेत्र जैसे जीव जगत के विकास की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत की मान्यता है कि विश्व के सभी जीवों का वर्तमान रूप क्रमिक विकास के फलस्वरूप है एवं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जीवों के बीच कोई मौलिक भेद नहीं है, क्योंकि उनका विकास कुछ सरलतम जीव कोषों से हुआ है। डार्विन का विचार विभिन्न जीवों एवं जीव योनियों लिविंग स्पेसीज दोनों के क्रमिक विकास की व्याख्या करता है। इसके पीछे डार्विन कुछ सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। इन्हीं के द्वारा जीवों का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है। डार्विन ने इन्हें पहला जीवन संघर्ष स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, दूसरा योग्यतम की रक्षा
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीसरा आकस्मिक परिवर्तन, चेंज वेरिएशन, एवं चौथा आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहा है। इन सभी की व्याख्या हम एक एक करके आगे करेंगे। डार्विन के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हम डार्विन के जैविक विकासवाद के पक्ष में जो प्रमाण दिए हैं उसकी व्याख्या करेंगे। डार्विन के सामने पहली समस्या विकास की वास्तविकता के प्रश्न को लेकर है। इस वास्तविकता को सही स्थापित करने के लिए डार्विन ने अनेक प्रमाणों का संग्रह किया। कुछ प्रमाणों की चर्चा ये है। पहला, पृथ्वी का जो वर्तमान रूप है उसके नीचे पत्थरों की अनेक तहें मौजूद है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वह ऊपर की तह की अपेक्षा अधिक पुरानी है। इन तहों के बीच में जीवों की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। नीचे की तहों के बीच की अस्थियां ऊपर तहों के बीच की अस्थियों की तुलना में अधिक पुरानी लगती है। साथ ही ऊपर वाली अस्थियां नीचे की तुलना में अधिक जटिल भी होती जाती हैं। इन लक्षणों से निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि होती है कि जीव जंतुओं में क्रमिक विकास होता है। दूसरा, अत्यधिक विकसित प्राणी के शरीर में कुछ अनुपयोगी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे मनुष्य के शरीर में रोएं होते हैं जिसका कोई लाभ नहीं। ये रोएं कम विकसित प्राणियों में पाए जाते हैं और इनका लाभ भी उनमें है। प्रश्न उठता है कि अनुपयोगी रोएं क्यों मनुष्य के शरीर में हैं? इसका संतोषजनक उत्तर यही है कि मनुष्य का विकास नीचे वाले प्राणियों से हुआ है। तीसरा, भ्रूण विज्ञान के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि माता के गर्भ में भ्रूणों का विकास होता है। यह विकास करीब करीब सभी प्राणियों में एक समान होता है। अन्य कितनी बातों में प्राणियों में भिन्नता पाते हैं। स्पष्टतः विभिन्न प्राणियों का विकास एक ही प्रकार के जीव कोषों से हुआ है। उपर्युक्त सभी प्रमाण प्राणी के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को पुष्ट करते हैं। डार्विन की जैविक विकास प्रक्रिया की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पहले, डार्विन के अनुसार विश्व के सभी जीव जंतु एक प्रथम सरल जीव कोष से विकसित हुए। उनके अनुसार ईश्वर ने किसी प्रकार उस प्रथम जीव कोष में प्राण फूंक दिया और तब उसी से अद्भुत ढंग से जीवों का विकास आरंभ हो गया और चलता जा रहा है। दूसरा, डार्विन का विकासवाद यंत्रवादी मैकेनिकल है, उद्देश्यवादी नहीं। यद्यपि डार्विन ने ईश्वर को शुरू में माना है केवल इस बात की व्याख्या के लिए कि प्रथम जीव कोष में प्राण कहाँ से आया, परंतु उसके बाद विकास प्रक्रिया कुछ
प्राकृतिक नियमों से संचालित है एवं यंत्र की भांति चलती रहती है। अतः विकास प्रक्रिया के पीछे कोई प्रयोजन नहीं है। विकास में आगे आने वाली घटना पीछे की घटना का कार्य मात्र है। इस प्रकार डार्विन ने विकास क्रम को निरुद्देश्य बतलाया। जातियों का परिवर्तन बिना किसी उद्देश्य से होता है, अतः उसका विचार अप्रयोजनवादी एंटी टेलियोलॉजिकल है। ईश्वर या बुद्धि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवों में परिवर्तन नहीं कर रही है। यह परिवर्तन प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता रहता है। जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों के अनुकूल सभी ग्रह चल रहे हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकास क्रम भी चल रहा है। यह विचार प्रकृतिवादी है। डार्विन ने विश्व को यंत्र की भांति माना है। कोई बाह्य अप्राकृतिक शक्ति इसका संचालन नहीं कर रही है। प्राकृतिक नियमों के सहारे यह चल रहा है। अतः डार्विन का विचार यंत्रवादी है। तीसरा, विकास प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर होती है। पहले सरल जीव रहते हैं एवं उन्हीं से प्राकृतिक नियमों के आधार पर जटिल जीवों का विकास होता है। सरल जीव कोषों से ही विकसित होकर आज हम मनुष्य जाति की हर जटिल जीव देख रहे हैं। निरिंद्रिय से सानिंद्रिय, निरिंद्रिय से साइंद्रिय और एकेंद्रिय से अनेक इंद्रिय और इसी प्रकार जीवों में जटिलता आती गई। आधुनिक विचारकों ने बताया है कि विकास क्रम में केवल सरल से जटिल रूप में नहीं बल्कि जटिल से सरल रूप में भी चलता रहता है। चौथी विशेषता है, डार्विन का यह भी मानना है कि जीवों में लगातार विकास होने से काल क्रम में एक नई जाति का विकास हो जाता है। पांचवी विशेषता, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जातियों में या जीवों में पारमार्थिक भेद नहीं है। छठा, यह भी सही है कि जीवों या जातियों में परिवर्तनशीलता है। आज जो उसका रूप है वह क्रमिक विकास का परिणाम है। डार्विन के इस विचार का घोर विरोध भी हुआ। सृष्टिवादी विचारकों के द्वारा इस सिद्धांत का काफ़ी विरोध हुआ, फिर भी डार्विन अपने विचार के पक्के थे। सातवीं विशेषता, एक जाति से दूसरी जाति का जन्म होता है। जैसे वर्तमान में अश्व जाति घोड़ा का विकास एक भिन्न प्रकार की जाति से हुआ है, जिसके 4 पैर थे, 11 इंच की लंबाई थी एवं पैरों में खुर की जगह कई उंगलियां हुआ करती थी।